हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपकी आज की वीडियो में। अगर आपने अपना जो पिछला वीडियो है घटिका चित्रणम, यदि वो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जरूर मिल जाएगा, तो उसको अवश्य देखें क्योंकि रेट में उसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा दोस्तों। और सारा का सारा जो टॉपिक है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा समय लेखन वाला। तो आज की वीडियो जो कि बहुत ही शानदार वीडियो बनने जा रहा है, इसमें अपना संख्या ज्ञानम का सारा टॉपिक क्लियर कर लेंगे और आपको किसी भी प्रश्न में कोई शिकायत नहीं रहेगी। जब हो जाएंगे सारे कंसेप्ट क्लियर तो शिकायत कौन सी। तो आइए अपने घटिका चित्रणम में पहले संख्या का थोड़ा सा अध्ययन किया था उसको देखते हैं। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं ये हमें गिनती दिख रही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि अभी इसमें बहुत ही कुछ परिवर्तन करना बाकी है। तो ये गिनती के लिए, एक संख्या ज्ञान के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चलो उनकी बातचीत करते हैं अपन। दोस्तों, संख्या का निर्धारण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये संख्या है, ये विशेषण के तौर पर काम में ली जाती है। पीछे आता है विशेष्य, जो कि अहम बात इसमें होती है। अगर इसमें देखा जाए कि विशेषण जो संख्या है वो विशेष्य जो पीछे वाला पार्ट पीछे के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे बालक आ गया कि बालक विशेषण के रूप में कितना है, एक है, दो है, तीन है। तो इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। अब अगली इमेज में आपको दिख रहा होगा कि विशेषण प्लस विशेष्य दिख रहा है। अर्थात ये विशेष्य जो छात्रा है, जो बालिका है, जो फल है, वो जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा, जिस विभक्ति का होगा, आपके जो विशेषण मतलब जो संख्या है वो भी उसी लिंग की होनी चाहिए, उसी वचन की होनी चाहिए, उसी विभक्ति की होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि अपन को विशेष्य वाले की अगर अपन को लिंग वचन विभक्ति पता है तो हम इजीली उस वो जो विशेषण वाला पार्ट है, जो संख्या है, वो विशेष्य के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं जो सामान्य बात है। चलिए, अब एक जो संख्या है, खाली जगह है सामने और सामने, तीन सेंटेंस बनने जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हम तीनों जगह एक 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 लिख के ही इसका में काम चल जाएगा या फिर कुछ डिफरेंट अपन को करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले में अपन बालक देख रहे हैं जो पुल्लिंग है, फिर बालिका है जो स्त्रीलिंग है, और फलम है जो नपुंसक लिंग है। तो इसमें बालक जो पुल्लिंग है उसके अनुसार रूप आएगा, बालिका जो स्त्रीलिंग है उसके अनुसार रूप आएगा, फल जो नपुंसक लिंग है उसके अनुसार रूप आना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं जो एक शब्द है, ये तीनों लिंगों में इसका सिस्टम क्या रहता है। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम की तरह चलता है, और ये हमेशा एक वचन में ही चलता है दोस्तों, क्योंकि संख्या का मतलब होता है वचन। जैसे एक है तो ये एक वचन में ही चलेगा। अब मुझे उम्मीद है आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। एक एका एकम का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप। अब आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आराम से कर सकते हैं। बालका जो पुल्लिंग है उसके साथ एक का प्रयोग किया जाएगा, बालिका जो स्त्रीलिंग है उसके साथ एका, और फलम जो नपुंसक लिंग है उसके साथ एकम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए संख्याओं की स्थिति के बारे में और चर्चा करते हैं अपन। अगले चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक तरफ संख्यावाची शब्द हैं, एक तरफ क्रमवाची हैं, जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हैं। तो संख्यावाची का मतलब संख्या होता है और क्रमवाची का मतलब होता है क्रम वाइज, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम किस लिंग में एक तरफ आपको संख्यावाची शब्द दिख रहे हैं, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। एक तरफ आपको क्रमवाची दिख रहे होंगे, जैसे प्रथमा है, ये पुल्लिंग में है। इस एक तरफ आपकी स्त्रीलिंग में प्रथमा वाला सिस्टम दिख रहा होगा, एक तरफ नपुंसक लिंग में प्रथमा वाला सिस्टम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि एक राजा के 5 बेटे हैं,
तो पहला बेटे को प्रथमा पुत्र बोलेंगे, द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र, चतुर्थ पुत्र, पंचम पुत्र। ऐसी 5 बेटियां हैं तो प्रथमा पुत्री, द्वितीय पुत्री, तृतीय पुत्री, चतुर्थी पुत्री, पंचमी पुत्री। और जैसे यदि उसके पास फल है, 5 फल है, तो प्रथमम फलम, द्वितीयम फलम, तृतीयम फलम, चतुर्थम फलम, पंचमम फलम, इस प्रकार से अपन सीख सकते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे संख्यावाची शब्दों और क्रमवाची शब्दों के बारे में। अब हम बातचीत करेंगे संख्या विशेष शब्दों के बारे में, अर्थात 1 से लेकर के बाकी संख्याओं के बारे में। इनके लिंग के आधार पर इनके रूप अपन सामने देखेंगे और उनका प्रयोग करके देखेंगे। चार्ट में आपको एक शब्द के रूप दे रखे हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो इसमें और इधर प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां दे रखी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक है, एकम, एकेन, एकस्मे, एकस्मात, एकस्य, एकस्मिन, ये पुल्लिंग के रूप हैं। ऐसे ही एका, एकाम, एकिया, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, ये स्त्रीलिंग के रूप में। और एकम, एकम, एकेन, एकस्मई, एकस्मात, एकस्य और एकस्मिन, ये आपके नपुंसकलिंग के रूप में है। ध्यान रहे, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में केवल जो प्रथमा विभक्ति है उसके बहुवचन में ही अंतर रहता है, अर्थात केवल प्रथमा विभक्ति बहुवचन चेंज कर देने पर ही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप सेम हो जाते हैं। तो केवल अपन को रूप 2 ही याद करने हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में तो केवल एक रूप का ध्यान रखना है, प्रथमा बहुवचन का, और बाकी तो सेम ही रहता है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब तक तो हम एक है, एका, एकम के रूप ही समझ पाए, ये क्या भला है। तो ये सिस्टम है कि एक जो शब्द है इसका द्वितीया में भी प्रयोग किया जा सकता है, तृतीया में भी किया जा सकता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और किसी भी लिंग में प्रयोग किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो विशेष्य पद है, मतलब पीछे वाला पद, संख्या के पीछे वाला, वो जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन का होगा, संख्या भी उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी के आधार पर यहाँ पे यूज में होगी। जैसे नए चार्ट में पुल्लिंग का चार्ट है, इसमें दिख रहा होगा, कर्ता में नरप दिख रहा है, तो यहाँ पे एक का यूज होगा प्रथम विभक्ति में। देवालयम दिख रहा है तो यहाँ कर्म के रूप में है, तो एकम का यूज होगा। हस्तेन दिख रहा है तो एकेन का होगा। विप्राय दिख रहा है तो एकस्मय का होगा। ग्रहात दिख रहा है तो एकस्मात का होगा। सेवकस्य दिख रहा है तो एकस्य का होगा। और नगरे दिख रहा है तो एकस्मिन का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि सभी में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस एक का जो यूज है अलग अलग स्थितियों में इस प्रकार से होगा। जैसे एक नरप यानी एक राजा, एकम देवालयम गच्छति यानी एक मंदिर को जाता है। स एकेन हस्तेन यानी एक हाथ से। एकस्मै विप्राय यानी एक पंडित के लिए धन ददाती यानी धन देता है। स एकस्मात् ग्रहात्, वो एक घर से। आगत्य यानी आकर के। एकस्य सेवकस्य यानी एक सेवक की स्थिति ज्ञातुम यानी स्थिति जानने के लिए। एकस्मिन नगरे गच्छति यानी एक नगर को जाता है। अब यहाँ पे सारी कंडीशन क्लियर हो गई कि एक का जो विभिन्न 7 विभक्ति में रूप चल रहे थे वो पीछे वाले विशेष्य के आधार पे चलते हैं रूप। तो यहाँ मेन बात ही है कि जब अपन को विशेष्य की सारी परिस्थिति का पता चल जाएगा तो हम आसानी से रूप चला सकते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पहले वाक्य में प्रभाते दिख रहा है तो सप्तमी का रूप है, तो इसमें क्या आना चाहिए? बस यानेन में इसके पहले क्या आना चाहिए? मित्रस्य के पहले क्या आना चाहिए? ब्राह्मणाय के पहले क्या आना चाहिए? और देवालयात के पहले क्या आना चाहिए? इसमें एक शब्द पुल्लिंग के रूप भर के देखिए आप। तो यहाँ पे अपन पाएंगे कि प्रभाते सप्तमी में है तो एकस्मिन आ जाएगा। बस यानेन में एकेन आ जाएगा। मित्रस्य में एकस्य आ जाएगा। ब्राह्मणाय चतुर्थी में है तो यहाँ पे क्या आएगा? एकस्मय। और देवालयात में एकस्मात आ जाएगा। अब आपको इनका सिस्टम समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही अपन स्त्रीलिंग में चला सकते हैं और ऐसे ही अपन नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्त्रीलिंग के शब्दों का यूज कैसे होता है एक शब्द के लिए। देखिए आप, अब आपको दिख रहा है कि एक के रूप के बाद में सारे ही स्त्रीलिंग शब्द है अलग अलग विभक्तियों में, और उसके पहले एक के सारे रूप भी सारे विभक्तियों में हैं। तो किस शब्द के साथ एक का कौन सा रूप चलेगा, यहाँ देखने पर अपन को पता चलेगा। जैसे एक बालिका के पहले एक आ जाएगा, पाठशालाम के पहले एकाम आ जाएगा, पुस्तकया एक ही आ जाएगा, बालिकाई एकस्य, वाटिकायाः एकस्या, बालिकायाः एकस्या, और वाटिकायाम जो सप्तमी में है तो एकस्याम का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन ने पुल्लिंग के रूप ट्राई किए थे वैसे ही इनको भी अपन ने जाना, और ऐसे ही अपन नपुंसक लिंग के बारे में भी जानेंगे और उनके रूप भी सामने लेकर के आएंगे, और फिर बाद में तीनों ही लिंगों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अब आपके सामने नपुंसक लिंग के रूप दिख रहे हैं। प्रथमा में फलम के पहले एकम का प्रयोग करेंगे, द्वितीय में फलम के पहले एकम का, तृतीय में फलेन के पहले एकेन का, फलाए के पहले एकस्मय का, फलात के पहले एकस्मात का, फलस्य के पहले एकस्य का, और फले के पहले एकस्मैन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही चेंज मिलता है, नहीं तो सेम पुल्लिंग की तरह विभक्तियां चल। वीडियो को पॉज करके अभ्यास करें। उम्मीद है आपको जो एक शब्द है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका रूप आपको समझ में आया होगा कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार द्वि का रूप द्विवचन में ही चलेगा, और द्वि के बाद जो बाकी संख्याएं हैं, त्रि है, तो त्रि आते ही बहुवचन चालू हो जाता है, अर्थात 3 के बाद सारी संख्याएं बहुवचन में काउंट की जाती है। इस प्रकार हम इसके रूप याद करके हम इसका प्रयोग जान सकते हैं। चलिए इनका रूप जानने का प्रयास कर। हम देख रहे हैं कि जो द्विशब्द के रूप है वो पुल्लिंग में एकदम सेम राम की तरह चल रहे हैं। जिससे द्विवचन में रामो बनता है तो द्विवचन की सारी लाइन वैसी ही आ रही है। ऐसे ही आपकी स्त्रीलिंग में लता की तरह चल रहा है। जो लता लते लता होता है तो द्विवचन में जो लते आता है सेम टू सेम वही लाइन चल रही है। ऐसे ही यहाँ पे नपुंसक लिंग में अपन को दिख रहा है कि फलम फले फलाने की तरह चल रहा है। जैसे फले द्विवचन में आता है वैसे सेम लाइन चल रही है। तो इस आधार पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके कुछ उदाहरण अभी सोल्व करके देखेंगे, ताकि आपको पता लग जाएगा कि द्विवचन के रूप चलते कैसे हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे अपन को। तो जैसे अपन को बाल को दिख रहा है तो ये पुल्लिंग का द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पे अपन दो का प्रयोग करेंगे। दूसरी लाइन में आपके बालिके दिख रहा है तो स्त्रीलिंग के लते की तरह रूप चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे द्वे का प्रयोग करेंगे। और फले यहाँ पे दिख रहा है अपन को तो यहाँ पे अपन द्वे का प्रयोग करेंगे। तो ये रूप इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनके रूप सातों विभक्तियों में ही चलेंगे, वो भी द्विवचन में ही इनका चलना सुनिश्चित होगा। देखते हैं त्रिशब्द के रूप। आप देख रहे हैं पुल्लिंग में त्रय की तरह चल रहे हैं, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में त्रिणी की तरह चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जिससे फलानी फलानी की तरह महसूस हो रहा है तो नपुंसकलिंग में ऐसे चलेगा, त्रय की तरह यहाँ पे आपको पुल्लिंग में चलेगा और तिस्र की तरह स्त्रीलिंग में चलेगा। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको संख्या में लिंग और वचन के आधार पर कुछ जानने का चार्ट को देखने पर अपन को पता चल रहा है कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर है, बाकी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सेम है। तो केवल जो अंतर है यही अपन को त्रय, त्रीन और त्रिणी त्रिणी यही ध्यान रखना है। और बात करें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्या कॉमन है उसकी बातचीत करेंगे अपन। आप देखिए कि स्त्रीलिंग में तीसरा है, तीसरा भी
ऐसे वो शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे आदर्श और पूरे स का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जिसमें स का कॉम्बिनेशन आ जाए वो स्त्रीलिंग में अपन मानना होगा अपन को। चलिए इस प्रकार ही अपन चतुर का रूप याद कर लेते हैं। पुल्लिंग में आपको चत्वारः, चतुर, चतुर्भी, चतुर्भय, चतुर्भय, चतुर्णाम, चतुर्षु दिखा होगा। नपुंसकलिंग में अंतर देखें अपन, चत्वरी चत्वरी जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है उसको छोड़ के बाकी सारी पुल्लिंग की तरह बन रही है। तो एक याद करने पर दोनों याद हो जाएंगे। और स्त्रीलिंग की बात करें, चतस्त्र, चतस्त्र, तो मैंने पिछले बार बताया था त्रि वाले में कि जो स का कॉम्बिनेशन है ये केवल स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में नहीं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके लिए और आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ी सी इनकी एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आप प्रश्नों को देखिए और एक्सरसाइज कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चतुर शब्द के बाद में जो पंच शब्द आता है उसके रूप सभी लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। अर्थात अब जो भी संख्याएं आएगी उनका रूप तीनों लिंगों में सेम ही चलेगा। तो और बाकी जो 1 से 4 तक की संख्याएं हैं इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, 5 से लेकर के 18 तक जो संख्याएं होती है उनके रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और शब्द रूप याद कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है और सभी एक जैसे हैं। दोस्तों, आपको याद है कि संख्या में एक का रूप एक वचन में तीनों लिंगों में चलता है, द्वि का द्विवचन में तीनों लिंगों में चलता है, त्रि और चतुर का बहुवचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। दोस्तों, पंच से अष्टादश के जो रूप हैं बहुवचन में सभी के एक समान चलते हैं। ऐसे ही नवदश या एकोनविंशति से लेकर के नवनवति या 99 तक इनके रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं और शतम और शतम से आगे इनके रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब सीखते हैं कि संख्या कैसे बनाई जाए। दोस्तों, हमें याद है कि हमने 1 से 18 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब अपन जानेंगे कि गिनती का निर्माण अपन कैसे करें। तो देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार छोटों का बहुत अधिक महत्व है। बड़े व्यक्ति पहले छोटों के कार्यों को सफल बनाते हैं। तो कोई भी संख्या बनाने के लिए, कोई भी गिनती बनाने के लिए सबसे पहले अपन को छोटी संख्या लिखनी है 1 से 9 वाली, और बाद में बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे अपन को 21 लिखना है तो 1 पहले लिखेंगे, 20 बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार यदि अपन को 53 लिखने हैं तो 3 पहले, 50 बाद में। अगर 64 लिखने हैं तो 4 पहले और 60 बाद में। मतलब इस तरीके से अपन कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी अपन को सबसे पहले दाएं वाले काउंटिंग की। तो चलिए, ये रहा आपके सामने दाएं वाली संख्याओं का विवरण। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि 10, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अस्सीति, नवति, 90 तक संख्याएं हैं। अगर अपन को जैसे ही मान लो कि 63 लिखना है तो पहले 3 + 60, 3 को बोलते हैं अपन त्रि और 60 को बोलते हैं षष्टि, तो बनेगा त्रिषष्टि। अपन को ये मान लो कि 64 लिखना है तो चतुर लिख देंगे, षष्टि लिख देंगे। अपन को 95 लिखना है तो पंच, और 90 को क्या बोलते हैं, नवति, तो ऐसा लिख देंगे। यदि अपन को लिखना है 74 तो चतुर सप्तति। अपन को लिखना है कि 58 तो अष्ट पंचाशत। इसी प्रकार अपन 100 से लेकर 100 तक की संख्याओं का निर्माण इस प्रकार से अपन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। चलिए, 100 से भी अधिक संख्याओं की जानकारी अपन प्राप्त करते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपका टॉपिक अब खत्म होना चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया।
दोस्तों, शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि और संख महासंख्यम तक जो गिनती है, काउंटिंग है, इसके आधार पर अपन संख्या बना सकते हैं कोई भी। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।